नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। लाइट क्या है और ऑप्टिक्स क्या है, इसके संबंध में मेरा 2 वीडियो आ चुका है। आज पार्ट 3 है ऑप्टिक्स का। तो आप लाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। ऑप्टिक्स के बारे में समझना चाहते हैं और टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स के बारे में समझना चाहते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझना चाहते हैं तो आप टाइप वीडियो 2 देख लीजिए, यानी पार्ट 2 देख लीजिए इसका। चलिए, तो आज पार्ट 3 है जिसमें हम लोग जानेंगे लोग इमेज क्या है और मिरर क्या है। आज हम लोग का टॉपिक यही है, व्हाट इज इमेज एंड व्हाट इज मिरर। ये 2 टॉपिक को समझेंगे लोग। तो कल हम आपको बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या है। दोस्तों, हम बताए थे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। और प्रकाश का परिवर्तन के संबंध में 2 नियम है। पहला नियम आपको बताया गया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हम बताए हुए थे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। इस पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी हम लोग बनाए थे लोग। आज भी एक न्यूमेरिकल प्रश्न हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपको दिया जाए कि किसी सतह पर आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो आपसे पूछा जाए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिए, आपतित किरण है जो सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इस सतह पर आपतित हुई है, तो इधर लौट जाएगी, यह परावर्तन के नियम से लौट गई। अब क्या करेंगे, इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। तो ये कोण कहला जाएगा I और ये कोण कहला जाएगा R, ठीक है। हमने पूछा है आपतन कोण और हमने पूछा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यानी आपतित किरण ये और परावर्तित किरण ये, दोनों के बीच का कोण जो होगा कोण I प्लस कोण R के बराबर होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले कोण I और कोण R का मान जान लेते हैं। तो देखिए, कोण I क्या होगा, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, इसमें से यह हो गया 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री का। कोण I का मान हो गया 60 डिग्री। और चूंकि आप जानते हैं कि कोण I और कोण R दोनों इक्वल होता है, तो चूंकि कोण I इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो कोण R इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा। तो अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। दोस्तों, अगर प्रकाश के परिवर्तन से जटिल न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाए तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाएगा। इससे जटिल न्यूमेरिकल प्रश्न प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित नहीं पूछा जा सकता है। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इमेज क्या है, इसको हम लोग जानते हैं लोग। दोस्तों, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज जिसको कहा जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए, कहा जाता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर से समझिए, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु उस बिंदु का इमेज कहलाएगा, यानी कि प्रतिबिंब कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है
वही बिंदु उस वस्तु का इमेज कहलाता है। दोस्तों, दर्पण जो है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण इमेज बनाता है और लेंस जो है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण इमेज बनाता है। ये बात हम लोग लेंस और दर्पण जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमारा टॉपिक है इमेज, इसलिए हम थोड़ा इमेज पर ही चर्चा करेंगे। आप समझ लिए कि किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई मालूम पड़ेगी उस बिंदु को ही हम लोग इमेज कहते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं लोग टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज जानेंगे। प्रतिबिंब जो होता है दो तरह के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, आप जानते हैं। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। हिंदी में कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को अवास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं लोग टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के प्रकार। इमेज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज क्या होता है, देखिए कहता है कि अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर रियल में काटती है, वास्तव में काटती है, वहां जो प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है, एक तरह से कल्पना किया जाता है कि उस बिंदु पर काट रहा है, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। आप डिफिनेशन को नोट करेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन होगा किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आप नोट कर लेंगे। चलिए और कुछ देखते हैं लोग थोड़ा सा। देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। दोस्तों याद रखना है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। सीधा, ये हमेशा सीधा होता है और ये उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा जब दर्पण की बात करें तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण में, हम दर्पण में बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब सामने बनता है, सामने बनता है। और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। याद रखना, इसे दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लोग पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, आपसे कभी कभी
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। रियल इमेज जो होता है वह उल्टा बनता है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब जो होगा यानी वर्चुअल इमेज जो होगा वह वस्तु के अपेक्षा इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा होता है, हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। और देखिए दर्पण की बात करें तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए एक मेजर डिफरेंस इसको जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आपका जो आभासी इमेज है यानी कि जो आपका वर्चुअल इमेज है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आपने जाना इमेज क्या होगा, इमेज कितने प्रकार के होंगे, और उन दोनों प्रकार के इमेज के गुण के बारे में हम लोग समझे। आपसे दोनों प्रकार के इमेज में डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि इमेज क्या होगा, टाइप्स ऑफ इमेज, और इन दोनों टाइप्स के बारे में यानी कि रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में आप नोट करते चलेंगे। चलिए तो अगला टॉपिक आता है, हम लोग का अगला टॉपिक आएगा मिरर। अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे मिरर यानी कि दर्पण। मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए मिरर और कांच दोनों में डिफरेंस होता है। आप जानते हैं कांच वह है जिससे प्रकाश की किरण पार कर जाती है, वह रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जब कांच से होकर प्रकाश गुजरेगा तो उसे पार कर जाता है, आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो उसको कांच कहा जाएगा। लेकिन मिरर किसे कहा जाएगा, दर्पण किसे कहा जाएगा? तो देखिए कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया गया हो यानी कि रंगा गया हो, और एक भाग जो हो वह देखने योग्य हो, तो जब हम उसमें अपना चेहरा को देखेंगे तो हमारी चेहरा उसमें दिखाई दे देगी, तो उसी को कहा जाता है आपका दर्पण। दोस्तों हम अपने घर में जिस आईने में चेहरा देखने का उपयोग करते हैं वही है दर्पण। और जो आप देखते हैं जैसे वाहनों में आगे जो लगा रहता है शीशा, वह जो है आपका कांच है, उसे हम दर्पण नहीं कहेंगे। दर्पण उसे कहेंगे जिसमें हम अपना चेहरा देखें तो उसमें हमारी चेहरा दिखाई देगी, तो वह एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। और कोई भी कांच दर्पण के रूप में तभी कार्य करेगा जब उस कांच का एक पार्ट जो हो कलई किया गया हो। जैसे दर्पण बनता कैसे है, कांच से ही बनता है। जैसे कांच का एक टुकड़ा ले लेते हैं और कांच के टुकड़ा को लेने के बाद उसके एक पार्ट को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कांच का हम टुकड़ा ले लिए हैं, इसके एक पार्ट को कलई कर दें और एक पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो अब इस आगे वाले पार्ट में किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका इमेज इसमें दिखाई देगा, यानी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये कहलाएगा दर्पण, इसे कहेंगे लोग यह है दर्पण। और जिस तरफ वस्तु रखा जाएगा उसको कहा जाएगा परावर्तक सतह, इसे कहा जाएगा परावर्तक सतह। और कांच का वह भाग जिसे हम कलई कर दिए हैं उसको कहा जाएगा पीछे वाला पार्ट। तो आप दर्पण समझ गए होंगे, दर्पण किसे कहा जाएगा। अब देखिए दर्पण के प्रकार समझते हैं। दर्पण के प्रकार, देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेनली हम देखते हैं लोग कि दर्पण जो है वो दो प्रकार का है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। ये होता है आपका गोलीय दर्पण, और ये होता है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, चलिए समझते हैं यहाँ पर समतल दर्पण क्या होता है। तो कहता है
कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, वैसा दर्पण जिसका चेहरा देखने वाला पार्ट वह प्लेन हो, प्लेन। जैसे हम अपने घरों में जो चेहरा देखने में यूज करते हैं वह समतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है। और गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, गोलीय हो, वक्र हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो उसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा। चलिए तो अब समझते हैं कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कॉनकेव मिरर क्या है, यानी उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। कहते हैं उत्तल यानी उठल, समझ जाइए, उत्तल यानी उठा हुआ वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो। देखिए तो इसका परावर्तक सतह जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। अवतल माने धंसा हुआ, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको कहा जाएगा अवतल दर्पण। एक और तरीका से डिफिनेशन दे सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, उसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो आपने समझा उत्तल दर्पण क्या होगा और अवतल दर्पण क्या होगा। चलिए हम बताते हैं ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना कैसे है। चलिए यहाँ पे आते हैं। हम लेंगे एक खोखला कांच का गोला, खोखला समझते हैं ना, फुटबॉल की तरह, अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए। खोखला कांच का गोला लेंगे और उसको मध्य से काट देंगे, बीच से मिडिल से काट देंगे। काटने के बाद यह दो पार्ट में बट जाएगा और जब ये दो पार्ट में बट जाएगा तो एक पार्ट को अंदर से कलई कर देंगे, मतलब रंग देंगे, और एक पार्ट को बाहर से कलई कर देंगे, यानी बाहर से रंग देंगे। देखिए जिस पार्ट को अंदर से रंगे हुए हैं वह जो होगा वह कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर वह बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और जिस पार्ट को हम बाहर से रंगे हुए हैं वह बनेगा आपका कॉनकेव मिरर, वह बनेगा आपका कॉनकेव मिरर। तो आप समझ गए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये दोनों पॉइंट समझ लिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, जैसे बताए हैं अपने कॉपी पर नोट्स करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट, कुछ मुख्य बिंदु। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, देखिए ये दोनों हम ऐसे ही बना देते हैं। चलिए ये यहां से मिटा देते हैं और एक को अंदर से कलई कर देते हैं और एक को बाहर से कलई कर देते हैं। एक बन गया कॉन्वेक्स मिरर और एक बन गया कॉनकेव मिरर, हो गया। ठीक है, अब चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला चीज आता है एक नंबर ध्रुव, जिसको कहते हैं पोल। ध्रुव आता है। ध्रुव क्या होगा, कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को, जैसे ये गोलीय दर्पण है ना,
इस गोलीय दर्पण का ये परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है, उसे P से सूचित किया जाता है। देखिए इसमें भी इसका मध्य बिंदु होगा जिसे P से सूचित किया जाता है। तो याद रखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में जानना है। देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र, जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? कहता है कि देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण जो है इस गोला से बना है, तो इस गोला के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिए। तीसरा पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ये क्या होता है दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो कहता है कि कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहां से देखिए ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, इसे R से सूचित करते हैं। याद रखिए इसे R से, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। इसके लिए ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या और इधर वाले के लिए हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से सूचित कहते हैं। C से, इसको C से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देंगे C, इसे C से सूचित किया जाता है। तो 3 पॉइंट समझे। और एक होता है चौथा पॉइंट इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो कहता है कि देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई एक रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो आपने समझा कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। ध्रुव क्या होगा? तो कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा चीज वक्रता केंद्र क्या होगा? कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यह क्या होता है? तो कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाती हुई एक लाइन खींची जाए तो उस लाइन को ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। चलिए तो ये 4 पॉइंट आपने समझ लिया। अब देखिए ये दोनों दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, दोनों मिरर में हम आपको अलग अलग ये चारों पॉइंट को दिखाते हैं। ये तो ऐसे पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए यहीं पे बना देते हैं, नीचे भी जगह है। देखिए यहाँ पे हम बनाए हुए हैं कॉन्केव मिरर। दोस्तों कॉन्केव मिरर पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, धंसा हुआ रहेगा, इसका परावर्तक सतह धंसता हुआ रहेगा, वही है कॉन्केव मिरर। ये है आपका कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में सबसे पहले हमको दिखाना है ध्रुव। तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु लेंगे, वो हो जाएगा आपका ध्रुव। ये हो गया पोल, ठीक है। और देखिए ये जो बना हुआ है वह किसी न किसी गोला से बना हुआ है। अब जिस गोला से बना है उसका सेंटर तो इधर ही होगा, क्योंकि इधर की ओर वक्र है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा। इस सेंटर को कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, जिसको C से सूचित किया जाता है। और
सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, सी जो होता है वक्रता केंद्र होता है और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किया जाता है। इसे हम लोग सूचित करेंगे लोग आर से, और इन्हीं दोनों बिंदुओं से जाती हुई अगर एक रेखा खींच देते हैं ऐसे, तो यही रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो आपने देख लिया। चलिए उसमें देख लेते हैं लोग कॉन्वेक्स में। यहाँ पर एक बनाते हैं कॉन्वेक्स, ये आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी इस चारों पॉइंट को दिखाएंगे। सबसे पहले इसका एक मध्य बिंदु होता है जिसको पोल कहा जाता है। यह किसी न किसी खोखले गोला से बना होगा और उस गोला का कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा। तो देखिए ये इस तरफ वक्र है, इसलिए इसका केंद्र जो होगा इधर कहीं होगा। इसी को कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से सूचित किया जाएगा। और सी और पी को मिलाने वाली ही रेखा कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन्हीं दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ही कहलाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो आपने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर में इन चारों पॉइंट को और कॉन्केव मिरर में इन चारों पॉइंट को। ध्यान दीजिए, आपको याद यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है कि कॉन्केव मिरर में सी और आर जो होता है वह आपके लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर में सी और आर जो होगा वह राइट साइड में होता है। और उसे नहीं समझ आया ना दोस्तों, तो याद रखिए कि जिधर वक्र रहेगा ना, वक्र यानी कि अगर इधर मुड़ा है तो इधर है ना, देखिए दोस्तों इधर दिखाए, अगर इधर मुड़ा है तो इसका सी और आर तो इधर ही ना होगा। अगर यह इधर मुड़ा है तो सी और आर तो इधर ही ना होगा। जिधर वक्र होगा उधर सी और आर होगा। याद रखना है कि ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉन्केव मिरर में सी और आर जो होता है दर्पण के सामने होता है, देखिए सामने है। और कॉन्वेक्स मिरर में सी और आर जो होता है दर्पण के पीछे होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छा से। गोलीय दर्पण से जुड़े हुए सभी टर्मों को आप अच्छा से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको अच्छे कंटेंट के साथ फिजिक्स एकदम कंप्लीटली रूप से पढ़ाया जाएगा। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो लगे कि हमसे नहीं बनेगा। आप एकदम माइनर पॉइंट को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये कंप्लीट समझ लिए लोग। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।